नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सबसे पहले हम आपको एक ऐसा धर्म युद्ध दिखाएंगे जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हिंदू लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने पीओके के शारदा पीठ मंदिर पर कब्जा करके उसे कॉफी हाउस बना दिया है। गुस्सा पीओके से लेकर हिंदुस्तान तक है। फिर उत्तरकाशी में शुभ मंगल समाधान की खबर। 17 दिन के बाद 41 मजदूर करीब 1 घंटे में सुरंग से आजाद होने वाले हैं। टनल के बाहर चिनूक हेलीकॉप्टर, बेड, ऑक्सीजन और 41 एम्बुलेंस तैयार है। बस मंगल घड़ी का इंतजार है। 41 योद्धाओं ने जिस तरह सुरंग में जिंदगी की जंग लड़ी है, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। उत्तरकाशी की वर्ल्ड कवरेज हो रही है। बीबीसी ब्रिटेन ने इसे रेस्क्यू टीम की बड़ी कामयाबी बताया है, तो पाकिस्तान मीडिया में भी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मजदूर निकलने वाले हैं। फिर उस बिहार की खबर जहां छुट्टियां भी हिंदू मुसलमान हो गई हैं। आरोप है नीतीश सरकार मुस्लिमों पर मेहरबान है, लेकिन हिंदू छुट्टियों पर उनकी कैंची की धार बहुत तेज है। बीजेपी ने बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बताया है। इस खबर पर भी आज सत्ता में राजनीतिक चिंगारियों से भरी एक कुंजी है। इसके बाद उस बाहुबली के बाद जो चीन से पाकिस्तान तक ट्रेंड कर रहा है, नाम है INS इम्फाल, जो सेना के जंगी बेड़े में शामिल तो दिसंबर में होगा, लेकिन आज से ही दुश्मनों में इसका खौफ हाई क्यों है, ये भी देखिएगा। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह अभी जेल में ही रहेंगे। आज भी कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली। वो इस मामले में पिछले 56 दिनों से जेल में बंद हैं। ईडी ने उनको 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। एक बड़ी खबर गाजा जंग से, जहां इजराइल हमास के बीच सीज फायर 2 दिन और बढ़ गया है। अब 2 दिन में हमास इजराइल के 20 और बंधक छोड़ेगा। हालांकि इस बीच गाजा से 40 बंधकों के लापता होने की खबर पर इजराइल के साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो पिछले कई दिनों से आप सत्ता में इजराइल हमास युद्ध की खबरें, विस्फोटक तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन आज सत्ता की शुरुआत करेंगे उस धर्म युद्ध से जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में छिड़ा हुआ है। यहां टारगेट है पाकिस्तान के हिंदू, जिनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, जिन पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो सालों से पाकिस्तानी हुक्मरानों, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के शिकार होते रहे हैं। अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। अब पाकिस्तान खुलेआम हिंदुओं की आस्था पर आघात कर रहा है, जिसके वीडियो सबूत पीओके से आए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मशहूर पौराणिक शारदा पीठ की है। जैसा कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद इस मंदिर की हालत भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तरह जर्जर हो चुकी है। सालों से इस मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग हो रही है, लेकिन हिंदू और हिंदू मंदिरों को लेकर पाकिस्तान की मंशा क्या है, एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने ये बात आ चुकी है। पहले ये समझिए कैसे पाकिस्तान हिंदुओं पर अत्याचार की सारी हदों को पार कर चुका है। पाकिस्तान की सेना ने हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल शारदा पीठ पर कब्जा कर लिया है। पीओके में स्थित शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने शारदा पीठ मंदिर की दीवारों को तोड़ दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जहां पर पौराणिक मंदिर है, वहां अब पाकिस्तान की सेना कॉफी हाउस का निर्माण कर रही है। पाकिस्तानी सेना के 32 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर तनवीर अहमद ने कॉफी हाउस की नींव भी रख दी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसी महीने इस कॉफी हाउस का उद्घाटन भी हो जाएगा। पाकिस्तान की इस हरकत से कश्मीरी पंडितों में भारी रोष है। TV9 भारतवर्ष के पास पाकिस्तान के इस हिंदू विरोधी कारनामे के सबूत भी मौजूद हैं। आपको आगे बताएंगे शारदा पीठ मंदिर हिंदुओं के लिए कितना महत्व रखता है, लेकिन पहले पाकिस्तानी सेना के उस कॉफी हाउस की तस्वीर की पहली झलक देख लीजिए, जिसका निर्माण मंदिर को तोड़कर किया जा रहा है। इस तस्वीर में आपको पाकिस्तान की नफरती, मजहबी और हिंदू विरोधी मानसिकता की भरपूर मात्रा दिख जाएगी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिस कंगाल पाकिस्तान के पास अपनी जनता के पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, वो कैसे मंदिर परिसर को ध्वस्त करके मॉडर्न कॉफी हाउस बना रहा है। तो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए शारदा पीठ मंदिर कितनी अहमियत रखता है, आपको यह भी बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के हिंदू लगातार इस मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना वहां मौजूद हिंदुओं की निशानियों को मिटाने की लगातार कोशिश कर रही है। शारदा पीठ देवी मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है। शारदा पीठ मंदिर जम्मू कश्मीर के करनाह सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास है। शारदा पीठ
किशन गंगा नदी, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है, उसके किनारे स्थित है। ये कुपवाड़ा से करीब 30 किलोमीटर दूर और पीओके के मुजफ्फराबाद से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर को करीब 2400 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को 2400 साल पहले मगध सम्राट अशोक ने 237 ईसा पूर्व में बनवाया था। यह मंदिर लगातार आक्रमणों का सामना करता रहा है और फिर इसकी मरम्मत होती रही है। इस मंदिर की आखिरी बार मरम्मत जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जामवाल ने 19वीं सदी में कराई थी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ पीओके में हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरों में भी हिंदुओं और हिंदू मंदिरों के साथ ऐसा ही सलूक कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने सिंध के मिथी शहर में बने हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ दिया था। अतिक्रमण के नाम पर हिंदुओं की आस्था पर जोरदार प्रहार किया था, जिसके विरोध की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। यहाँ के हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी, पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ आवाज उठाई थी। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि हिंगलाज माता मंदिर को कोर्ट के आदेश पर तोड़ा गया था। हालांकि रिपोर्ट में ही दावा किया गया कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इन मंदिरों की हिफाजत का आदेश दिया था। इससे पाकिस्तान की नीयत और पाकिस्तानी अधिकारियों का झूठ एक्सपोज होता है। पाकिस्तान की हिंदू विरोधी नीति पर हमने सत्ता की आंकड़ों वाली एक कुंजी भी तैयार की है, जिसमें पाकिस्तान की सरकारों की नीति और नीयत का पूरा ब्यौरा है। आजादी के वक्त पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर थे। पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आज की तारीख में पाकिस्तान में सिर्फ 20 बड़े मंदिर बचे हैं। आजादी के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल आबादी 21% थी, जो अब घटकर मात्र 1% रह गई। और सत्ता में अब हम अपने न्यूज मित्रों को मशहूर शायर मुनव्वर राणा का एक शेर याद दिलाना चाहेंगे। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। बस बिहार के संदर्भ में शेर में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि आज बिहार के सरकारी स्कूलों में होने वाली छुट्टियां भी बहुत हैरान और परेशान हैं, क्योंकि अब बिहार में छुट्टियों में भी हिंदू मुसलमान। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर इस वक्त सियासी बवाल मचा है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024 के लिए स्कूलों में अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहली बार बिहार सरकार की ओर से एक नहीं बल्कि दो कैलेंडर जारी किए गए हैं। इनमें एक कैलेंडर गैर उर्दू स्कूलों के लिए है, जबकि दूसरा कैलेंडर उर्दू स्कूलों के लिए है। लेकिन विवाद इस बात पर नहीं है। बिहार में सियासी पारा इन आरोपों पर चढ़ा है कि सुशासन बाबू के राज में हिंदुओं की छुट्टियों पर कैंची चलाई जा रही है, जबकि मुस्लिमों पर भर भर कर प्यार लुटाया जा रहा है। अब हम आपको इन आरोपों की वजह भी दिखा देते हैं। दरअसल बिहार में गैर उर्दू यानी सामान्य स्कूलों की छुट्टियों के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें हिंदुओं की एक नहीं बल्कि 4 छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। जैसे जनवरी में होने वाली मकर संक्रांति, जिसकी छुट्टी 2023 में थी, लेकिन 2024 में छुट्टी अब नहीं मिलेगी। इसी तरह रक्षाबंधन की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है। 2023 में तीज की भी 2 और जियोतिया पर भी 1 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन 2024 में बिहार के सरकारी स्कूलों में इस दिन भी अब कोई छुट्टी नहीं होगी। बिहार में सियासी तकरार सिर्फ इसी बात पर नहीं है। नीतीश पर आरोप यह भी है कि वो अब छुट्टियों में भी धार्मिक कोटा लागू कर रहे हैं। मतलब स्कूलों में होने वाली छुट्टियों के नाम पर मुस्लिमों के ऊपर मेहरबानी, लेकिन हिंदू छुट्टियों पर उनकी कैंची की धार बहुत मारक है। यानी हिंदुओं की छुट्टियों को बहुत बेरहमी से काट दिया गया है। जैसे बिहार में दीपावली और छठ पर पहले 8 दिन की छुट्टी होती थी, जिसे अब 5 दिन कर दिया गया है। दुर्गा पूजा पर पहले बिहार के स्कूलों में 6 दिन की अवकाश होता था, जिसे अब घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। इसी तरह होली की छुट्टी भी पहले 3 दिन की होती थी, लेकिन अब यह छुट्टी 2 दिन की हो गई है। लेकिन आरोप है कि मुस्लिमों का नाम और उनका त्योहार आते ही नीतीश कुमार की छुट्टी पर चलने वाली ये कैंची न जाने सिर्फ कहीं खो गई, बल्कि छुट्टियों में और इजाफा भी कर दिया गया। जैसे ईद पर पहले 2 दिन का अवकाश होता था, लेकिन 2024 में उर्दू स्कूलों में अब 3 दिन का अवकाश होगा। बकरीद पर पहले 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन अगले साल से उर्दू स्कूलों में बकरीद पर 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। मुहर्रम पर मिलने वाले 1 दिन के अवकाश को भी बढ़ाकर 2 दिन का कर दिया गया है। हालांकि अब भी सामान्य स्कूलों और उर्दू स्कूलों में कुल छुट्टियों की संख्या 60 दिन ही है।
लेकिन बिहार के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को भी अब बढ़ा दिया गया है। जो पहले 20 दिन का होता था, लेकिन अब गर्मियों में 30 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक और चौंकाने वाला फैसला किया है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और तुष्टीकरण के आरोप भी लग रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में गांधी जयंती की छुट्टी को खत्म कर दिया गया और कहा गया कि इसे स्कूलों में ही मनाया जाएगा। हालांकि अंबेडकर जयंती पर स्कूलों में छुट्टी पहले की तरह बरकरार है। यही वजह है कि गिरते पारे के बीच बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेताओं के बयानों में यह गर्मी महसूस की जा सकती है। हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। मैंने कहा ना आपको कि पहले भी ऐसे निर्णय हुए थे। माननीय नेता के संज्ञान में जैसे ही आया, माननीय नेता ने सुधार किया। सरकार के स्तर पर यह निर्णय नहीं है। हमको लगता है आज अखबार ने जिस तरह से छापा है, माननीय नेता निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेंगे। तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। कुछ छुट्टियों में, जैसे गर्मी छुट्टी में छात्र छात्राएं नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षक प्रधानाध्यापक आएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ छुट्टियों में कटौती अगर की गई है, उसमें अगर शिक्षकों को आपत्ति होगी, उनका मांग होगा, तो सरकार विचार करेगी, इसे वापस करेगी, इसको फिर से बदला जाएगा। अब बिहार की सरकार हेडेड बाय नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार अब बिहार सरकार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार हो गया है। अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार ने ये जो छुट्टियों को रद्द की है, ये तीसरी बार है। तो आप कैसा तुष्टीकरण करते हैं कि गुजरात में दीपावली का 60 दिन का छुट्टी, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सूर्य उपासना में, छठ पूजा में 1 दिन की छुट्टी, तो वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामले में जब राजनीतिक चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण देने के बाद मंतव्य दें। वैसे बिहार में छुट्टियों के हिंदू मुसलमान होने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी एक और बड़ी वजह है। बिहार में स्कूलों में होने वाले साप्ताहिक अवकाश पर भी मजहबी रंग चढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार के शिक्षा विभाग ने तय किया है कि बिहार के उर्दू स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार यानी जुमे के दिन होगा, जबकि सामान्य स्कूलों में यह साप्ताहिक अवकाश रविवार को होगा, जैसा पहले से होता आया है। सवाल यह भी है कि स्कूलों में अचानक छुट्टी रद्द करने की नौबत क्यों आई। इसकी बड़ी वजह है शिक्षकों का दूसरे कामों में लगाना। साल के 365 दिनों में 52 रविवार और त्योहार और गर्मी की छुट्टियों को मिलाकर 60 दिनों की छुट्टी है। इन दोनों को मिलाकर भी साल में 112 दिन की ही छुट्टी होती है। इस हिसाब से बिहार के स्कूलों में 253 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि शिक्षकों का बहुत सारा समय सरकार के दूसरे कामों में चला जाता है। पढ़ाई के अलावा शिक्षक चुनाव कराते हैं, अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा कराते हैं, जनगणना जैसे काम कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, राशन कार्ड में एंट्री करवाते हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था के चलते कई बार स्कूल बंद होते हैं। बाढ़ जैसी आपदा के दौरान भी स्कूल बंद रहते हैं। ज्यादा गर्मी और सर्दी पड़ने पर भी स्कूलों को बंद करना पड़ता है। शहर में सरकार का कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो भी स्कूल में ही छुट्टी होती है। इन वजह से स्कूलों में 365 में से 220 दिनों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। अब ऐसी नौबत आ गई है कि छुट्टियों की संख्या को कम किया जाए। और अब इस खबर का नजरिया 9। बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है, समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन नेताओं का फोकस हमेशा उन मुद्दों पर रहता है जिनसे वोट झटके जा सकें।
छुट्टियों की सेलेक्टिव काटछांट और उस पर हिंदू मुस्लिम विवाद। जाहिर है नीतीश सरकार की कोशिश अपने वोट बैंक को साधने की है। सोचिए स्कूलों की छुट्टियां भी वोट और राजनीति का साधन बन गई हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब स्कूलों में छुट्टियां तय करने के लिए जनमत संग्रह करवाना होगा, प्रस्ताव पास कराने होंगे, कमेटियां बनवानी होंगी। राजनीतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लक्ष्य मिट्टी में मिलाना कितना जायज है, इस पर मंथन की जरूरत है। और सत्ता में अब बात समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनके पिछले कुछ बयानों को देखकर उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मौर्य साहब शायद आजकल हिंदू धर्म के स्वयंभू शोधकर्ता बन गए हैं। देश के हिंदू और करोड़ों राम भक्त बहुत बेसब्री से 22 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन विधि विधान से और हर्ष उल्लास के साथ अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस शुभ तारीख को लेकर अलग ही ज्ञान बांट रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा है, वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। पहले आप स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे कैसे उनकी बातों पर अयोध्या के साधु संत बहुत गुस्से में हैं और राजनीति की दुनिया में भी आग लग गई है। जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा किया सकता है। सर भाई, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो जिंदा होकर के उनके परिवार का सदस्य बन सके। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को सुनने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर तो कभी रामचरितमानस के नाम पर आपत्तिजनक बातें कहना, विवाद पैदा करना और हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करना कुछ लोगों के लिए नया फैशन बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस नए ज्ञान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। संतों से लेकर बीजेपी के नेता और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई। कि मैंने कहा कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और समाजवादी पार्टी ने दो नाव में पांव रखा है। वो अगर जनता के हितों के आंख में धूल झोंकेंगे तो कमल का फूल ही खिलेगा। लगातार बीते कई वर्षों से यह व्यक्ति टिप्पणी करता रहा, अनर्गल, अभद्र, जो असहनीय और अक्षम्य है। मैं इसलिए महामहिम राष्ट्रपति से, माननीय प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना करता हूं कि तत्काल इस व्यक्ति को विधान परिषद सदस्य के पद से बर्खास्त कर इसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करें। प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस समाज के लिए अभिशाप हैं, जो यहाँ के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान ना हो, जिनको वेद पुराणों शास्त्रों का ज्ञान ना हो, उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और खासकर जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसको भी गर्त में ले जाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं। वैसे समाजवादी पार्टी के विवादों वाले स्वामी हिंदू धर्म से जुड़े आपत्तिजनक बयानों की एक पूरी सीरीज लॉन्च कर चुके हैं, जिसके नए नए एपिसोड वो आए दिन रिलीज करते रहते हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने जनवरी 2023 में ये कहकर बवाल खड़ा कर दिया था और रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ कहे जाने पर सवाल उठाए थे। यानी इसी तरह जुलाई 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ मंदिर को लेकर यह कह दिया था कि पहले यहां बौद्ध मठ होता था, लेकिन इसे तोड़कर बद्रीनाथ धाम बना दिया गया। जबकि अगस्त 2023 में हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में भरी घृणा एक बार फिर बाहर निकल आई, जबकि उन्होंने ये कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। और अब उनके बोल राम मंदिर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेकाबू हो गए। अब इस खबर का नजरिया 9।
स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें सुनकर एक सूत्र यह भी निकलता है कि मौजूदा दौर के नेता अपने सियासी फायदे के लिए जो मन में आता है बोल देते हैं, फिर चाहे उनकी बातों का तथ्य से दूर दूर तक वास्ता ना हो। वैसे एक बात और है, स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछले कुछ बयानों को सुनकर यह भी महसूस होता है कि उनके मन में प्रभु श्री राम, रामचरितमानस और राम मंदिर जैसे शब्दों को लेकर गहरी टीस है। इन शब्दों का जिक्र आते ही वो आक्रामक हो जाते हैं और बयान दे बैठते हैं। तो 17 दिन, 408 घंटे, 41 जिंदगी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि दर्दनाक कहानी है उन पहाड़ तोड़ मजदूरों की जो अभी उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए हैं, जिन्हें अभी भी बाहर निकलने का इंतजार है। पिछले 17 दिनों से 41 मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आज का दिन यानी मंगलवार उनके लिए शुभ मंगल समाधान लेकर आया है। उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी आखिरी मोड़ पर है। किसी भी वक्त सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है, सुरंग में फंसे मजदूरों तक पाइप पहुंच चुका है। किसी भी समय मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सीएम धामी फिर से टनल के अंदर पहुंचे हैं। मलबे के आर पार पाइप पहुंच गया है। आपको बताते हैं कि कैसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 एजेंसियां जुटी हुई हैं। 57 मीटर में मलबा फैला हुआ था, जिसमें से 45 मीटर मलबे को मशीन से हटाया जा चुका है। 12 मीटर मलबे को हाथ से हटाया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो इस ऑपरेशन में 853 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन बड़ी बात यह कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं और वो बहुत जल्द अब खुली हवा में सांस लेने वाले हैं। इन मजदूरों के लिए अस्पताल, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, दवाई सभी का इंतजाम किया जा चुका है। जरूरत पड़ने पर अगर मजदूरों को एयरलिफ्ट किया जाता है तो इसके लिए वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर वहीं पर तैयार खड़ा है। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी शिवांग माथुर मौजूद हैं। शिवांग, क्या कुछ वक्त पता चल पा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था ये बस आखिरी पाइप पहुंचेगा और उसके बाद में वो जो श्रमिक हैं बाहर निकलना शुरू होंगे। कुछ टाइमलाइन कुछ पता चल पा रहा है? देखिए राहुल, बहुत सुखद खबर अंदर से निकल के आई है। हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है कि जो आखिरी पाइप जो मैं आपको पहले बता रहा था वो अब मलबे के आर पार हो चुका है। मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। बहुत ज़्यादा हलचल शुरू हो चुकी है। एम्बुलेंसेज को आप देख रहे हैं भीतर जाते हुए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 घंटों के अंदर हम आपको यहाँ से बहुत सुखद खबर देंगे कि बहुत सुरक्षित और सकुशल तरीके से इन 41 मजदूरों को यहाँ टनल से बाहर निकाल लिया गया है। एम्बुलेंस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइव तस्वीर है जो एम्बुलेंस इस वक्त अंदर जाती हुई नजर आती है। करीब 1 घंटे पहले पुष्कर सिंह धामी साइट छोड़ के चले गए थे। उस वक्त कई तरह की स्पेकुलेशन सामने आई थी। मन में ये भी शंका जगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काम कल तक के लिए ठप हो गया हो, लेकिन सीएम का वापस साइट पे आना, अंदर जाना, ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं काम जारी है। बिल्कुल, और आने वाले आप जब बता रहे हैं तो देखिए पीछे से इस वक्त पुष्कर सिंह धामी उस टनल से बाहर निकलते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात शिवांग इस वक्त यह है कि प्रोसेस क्या रहेगी, प्रक्रिया क्या रहेगी। ये फाइनल पाइप पहुंच गया, अब उस पाइप से कैसे लेकर के निकलेंगे? क्या एनडीआरएफ के जवान जाएंगे, वो इन श्रमिकों को लेकर आएंगे? क्या पूरी प्रक्रिया क्या होगी? बिल्कुल राहुल, देखिए पाइप पहुंचने के बाद जो सबसे बड़ा काम है वो सैनिटाइजेशन का होगा। जो 57 से 60 मीटर का पाइप पूरा ड्रिल करके बनाया गया है, जो सुरंग बनाई गई है या टनल कहें उसको, वो उसको सैनिटाइजेशन का करने का काम करेंगे। उसके अंदर जब सैनिटाइजेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जो स्ट्रेचर तैयार की है जिसके नीचे व्हील्स लगाए गए हैं, वो एनडीआरएफ के जो लोग हैं उसके जवान, करीब 3 जवान जो हैं, 2 जवान आगे और 1 जवान पीछे की तरफ रहेगा और उसको टनल के भीतर लेके जाएंगे। उसके बाद वॉकी टॉकी से वो कम्युनिकेशन को स्थापित करेंगे बाहर के लोगों से। एनडीआरएफ के जो अधिकारी और जो जवान हैं जो बाहर खड़े हैं उनको ये बाहर संदेश दिया जाएगा कि हमने उस व्यक्ति को, श्रमिक को स्ट्रेचर के ऊपर लिटा दिया है, उसको बांध दिया है। अगर उसको ठंड लग रही है तो हमने कम्बल उसको उड़ा दिया है, या जो भी उसको ज़रूरत है, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसको मास्क पहनाया जाएगा। तमाम तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और फिर वॉकी टॉकी पे उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बाहर के लोगों को कि वो उसको हार्नेस से पुल करने का काम करें। तो ऐसे में जब वहाँ से गो थ्रू हो जाएगा और वहाँ से रवानगी होगी तो 3 से 5 मिनट का ये पूरा टेन्योर दिया गया है अधिकारियों द्वारा, जिसके अंदर बताया गया है कि 3 से 5 मिनट लगेंगे एक व्यक्ति को निकालने में। इस पूरी प्रक्रिया को राहुल करीब 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। और उसके बाद मेरे पीछे जैसे आप देख ही रहे हैं कि तमाम 41 एम्बुलेंसेज को पार्क किया गया है। सारे ड्राइवर अलर्ट मोड पे हैं। सारी साख सुविधाएं इस एम्बुलेंस के अंदर लग रहा है। इसका मतलब कि 10 से 11 बजे तक कोई शुभ समाचार और बहुत ही सुखद तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और ये शुभ समाचार देने के लिए। लेकिन इस सब के बीच में
इस पूरी जो घटना हुई थी उसको लेकर के हमने एक रील तैयार की है, पहले उस रील को भी आप देख लीजिए। तेजी से काम चल रहा है। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने इसके विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और भी संस्थानों के टनल के क्षेत्र में काम करने वाले उस सारे लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। सारी एम्बुलेंस को वहाँ पहुँचाई जा रही है। जी जी कितनी देर में आप लोग वहाँ से लेकर निकलना? वो तो साहब बताएंगे हमारे, हमें जैसा आदेश होगा हम वैसे करेंगे। जा रहे हैं अंदर? हाँ बस हम बिल्कुल तैयार हैं। कितने यहाँ से लेकर सीधे चिलियारी फोर्ट जाएंगे? जी जी चिन्हाली सर। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे। हम 3-4 घंटे ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा, तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। एक मॉक ड्रिल तो कर लिया था उन्होंने, तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब एनडीआरएफ ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो एक तरफ सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस संवेदनशील मसले पर सियासत का रंग भी चढ़ चुका है। आज कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक कार्टून शेयर किया गया जिसके जरिए पीएम मोदी पर कटाक्ष किया गया। यह लिखा गया कि कुछ कैमरे वगैरह लगवाए गए हैं तो साहिब के दर्शन हो जाएं। सवाल है, आखिर इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति क्यों हो रही है? एक तरफ पूरा देश मजदूरों की सकुशल वापसी की दुआ कर रहा है, वहीं चंद नेता अपने चंद सियासी फायदे के लिए सियासी खेल खेल रहे हैं। और अब सत्ता में एक ऐसी खबर, ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपको गर्व का एहसास होगा। यह तस्वीर भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है और दुश्मन देशों को स्पष्ट संदेश है कि कृपया हिंदुस्तान से उचित दूरी बनाकर रखें। यह खबर एक ऐसे युद्धपोत की है जिसे भारत के जंगी बेड़े का अब तक का सबसे शक्तिशाली वॉरशिप माना जा रहा है। नाम है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल, जिसे अगले महीने यानी दिसंबर में नौसेना को सौंपा जाना है। आज उसी INS इम्फाल का दिल्ली में अनावरण किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह मौजूद थे। सबसे पहले हम आपको इस INS इम्फाल पर 50 सेकंड की एक एक्शन वाली रील दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे क्यों ये युद्धपोत भारत के लिए समंदर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। सामने ये जो युद्धपोत की तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम इम्फाल है। मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डिंग ने इसे डिजाइन किया है और ये प्रोजेक्ट 15th B श्रेणी के तहत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तीसरे स्टिल्थ विध्वंसक पोत यानी यार्ड 12706 इम्फाल इसे नेवी को सौंपा गया है। और ये काफ़ी ताकतवर है और भारत की नेवी में काफ़ी ताकत में इजाफा होगा और ये ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने में सक्षम है, बराक ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल को ले जाने में सक्षम है, इसके अलावा एंटी सबमरीन ऑपरेशन में भी सक्षम है। तो ये काफ़ी बड़ी ताकत नेवी को मिलेगी और इससे नेचुरली एक बहुत ताकत में इजाफा होगा। इम्फाल युद्धपोत से ब्रह्मोस फायर जो की गई थी, आपको बता दें कि उस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन ने बुल्स आई पर निशाना लगाया था, यानी सीधे टारगेट पर। इम्फाल एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है और इस जंगी जहाज का डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो वो 7400 टन है और ये 535 फीट लंबा युद्धपोत है। तो ये वही INS इम्फाल है जिससे 22 नवंबर को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दागी गई थी।
नौसेना का यह पहला युद्धक जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्वी भारत के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। अब हम आपको बताते हैं नौसेना में इस साल के अंत तक शामिल होने वाले आईएनएस इम्फाल को क्यों दुश्मनों का काल कहा जा रहा है। आईएनएस इम्फाल को मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। सबसे खास बात यह कि यह पूरी तरीके से स्वदेशी है। इस डिस्ट्रॉयर की ऊंचाई 57 फीट है जबकि इसकी लंबाई भी 535 फीट है। समंदर का बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए तैयार आईएनएस इम्फाल का वजन 7,400 टन है। यहाँ ये डीजल इलेक्ट्रिक युद्धपोत है और इसकी अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे बड़ी बात यह कि लगातार 45 दिनों तक समुद्र में ऑपरेशन मोड में यह रह सकता है। अगर इसकी रफ्तार को थोड़ा कम कर दिया जाएगा तो इसके लगातार चलने की क्षमता भी 7,408 किलोमीटर तक हो जाती है। स्वदेशी आईएनएस इम्फाल में इतनी मिसाइलें और गोला बारूद है जिसके बारे में सोचकर भी दुश्मन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इस युद्धपोत पर एंटी सरफेस वॉरफेयर के तौर पर 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल तैनात हैं। आईएनएस इम्फाल पर 48 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, यानी इसमें एंटी एयर वॉरफेयर के तौर पर 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं। इसके अलावा ये 4 टॉर्पीडो ट्यूब से लैस है। इसमें 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं। 2 ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर्स भी इस पर तैनात रहेंगे। इस जंगी जहाज पर 1 ऑटोमेलेरा नेवल गन और 2 रिमोट कंट्रोल्ड गन भी हैं। इस युद्धपोत पर एक बार में 50 नेवल ऑफिसर और 250 नौसैनिक रह सकते हैं। लेकिन देखिए, इस सब के बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।